सभी उपस्थित वरिष्ठ और मेरे मित्र कह सकता हूँ, मुझे लगता है कि पुनिया जी को सुनने के बाद मुझे और लग रहा था कि और उनको टाइम दिया जाता तो और अच्छा होता। बहुत सारा इतिहास सबके सामने बिल्कुल खोल के रखा। बहुत सारी भ्रांतियाँ जो आजकल चल रही है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, उसको उन्होंने क्लियर किया। शायद मैं आज आखिरी वक्ता हूँ। मैं आ रहा था तो सबके चेहरे पे मैंने वो एक आलसी भी देखी थी कि शायद सुबह से लेकर शाम तक आप लोग भी झेल रहे होंगे, और ऐसे में एक फिर महाकाय 100 किलो का आदमी आके सामने खड़ा हो जाता है तो और उसको यमराज के भैंसे जैसा दिखने लगता है कि और कितना टाइम खाएगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मेरा भी फ्लाइट है। सबसे पहले मैं धन्यवाद भी देता हूँ वर्षा जी, खासकर आपका, कि आपने रिस्क ली मुझे बुला के यहाँ पे, क्योंकि आजकल मैं कांग्रेस में भी वंचित हो गया हूँ। क्योंकि आजकल सीधा मुंह पे बोलने वाले पत्रकार किसी को अच्छे नहीं लगते। हम सिर्फ वर्तमान सत्ता को ही गाली देते हैं, लेकिन विपक्ष को भी आईना दिखाओ तो वो असहज हो जाते हैं और उनको लगता है कि उनको आईना दिखाने से कहीं हम सत्ता पक्ष को मदद कर रहे हैं। सवाल वो नहीं है। सवाल आज यदि सब लोग हम लड़ रहे हैं तो वो संविधान के लिए लड़ रहे हैं। जब राहुल जी ने कुछ गिने चुने पत्रकारों से मिलना चाहा लोकसभा चुनाव के बीच, तो उनके यहाँ जो हम 6-7 लोग गए थे तो उनसे वो 1 to 1 बात कर रहे थे, अपनी भी बात बता रहे थे। और जब आखिरी में मुझे इंट्रोड्यूस किया गया कि सर अशोक वानखड़े है, तो उन्होंने कहा कि यस टाइगर। मैंने बोला डू आई लुक लाइक अ टाइगर? ही सेड नो, यू रोर लाइक अ टाइगर। मैंने बोला मुझे कुछ बोलना नहीं है आपको, क्योंकि पिछले 40 मिनट से मैं आपका वार्तालाप सुन रहा हूं और मुझे लगता है मैं आपको क्या बोलूं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेके भारत के गली कुची की चीजें आप जानते हैं सब। तो फिर जब उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, समथिंग यू कैन सजेस्ट अस, मैंने बोला मैं क्या सजेशन दूं आपको। व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी करना चाहता हूं कि आप ये हजारों किलोमीटर चलते हैं किसके लिए? उन्होंने कहा फॉर द पार्टी। आई सेड विच पार्टी? बोले कांग्रेस पार्टी। मैंने बोला कहां है कांग्रेस पार्टी? तो बोला व्हाट डू यू मीन? बोला कहां है कांग्रेस आपकी? बोला माफ कीजिएगा, आपके कांग्रेस में 80% बीजेपी के स्लीपर सेल बैठे हुए हैं, वो पार्टी चला रहे हैं। और यदि आज हम दोष दे रहे हैं भाजपा को, आज ही इतना संघ ने जो अभी कहा पुनिया जी ने कि संघ के ऐसे ऐसे क्षेत्र में संघ घुसा है, तो ये संघ को घुसने देने का पाप भी 75 साल के सत्ता में हम भी 60 साल थे। तो यदि ये पाप हमने किया है तो हमें ये मानना होगा ये हमने पाप किया है, और आज भी यदि इससे लड़ना होगा तो आपके उन लोगों से दूर रखना होगा जो बीजेपी के गोद में बैठ के कांग्रेस की नीतियां तय करते हैं। ये वास्तविकता है, बहुत कड़वा सच है। मैं बताऊं आपको, मैं इसी मुंबई में बैठा था, विधानसभा के चुनाव चल रहे थे छत्तीसगढ़। एक डायमंड का बहुत बड़ा प्लेयर है, मेरी बहुत पुरानी मित्रता है, तो मैं मुंबई आया तो रात को उनके पास बैठा हुआ था। तो इतने में किसी का फोन आया, तो मैंने बोला यार ये कब कांग्रेस अनाउंस करेगी लिस्ट छत्तीसगढ़ की? इतना थोड़ी देर होता है। और फिर मैंने उसको बोला, उसने कहा कि अभी 2 दिन में होगा। मैंने बोला ठीक है देखते हैं। उसके बाद उस डायमंड वाले ने गुजराती हिंदी में मुझे बोला क्यों चिंता करते हो, ये दोनों लिस्ट अमित शाह के टेबल से निकलती है। मैंने बोला व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग यार, ऐसा थोड़ी होता है। बोला कहाँ का आपको, कहाँ की सीट चाहिए? तो मैंने एक कॉन्स्टिट्यूंसी बताई उनकी। मेरे सामने उसने गुजरात फोन किया, गुजराती में बात की। मैं गुजराती बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूं, पढ़ भी सकता हूं, सिर्फ बोलने में थोड़ी तकलीफ होती है। और उसने उस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम बताया और 2 मिनट के अंदर उसके व्हाट्सएप पे वो नाम आया और उसी को टिकट मिला। क्या समझूं मैं इस बात को? ये वास्तविकता है। यदि आज एक राक्षस इस देश पे बैठ के राज कर रहा है तो उस राक्षस को जन्म देने वाला कौन है? जब हम देखेंगे पीछे मुड़ के तो कहीं ना कहीं ये हम भी है उसमें शामिल, ये मानना होगा आपको।
मोदी जी को लगातार 3 बार गुजरात में किसने जिताया? कौन थे उसके पीछे? एक केशु भाई पटेल जो मोदी जी के सबसे बड़े आलोचक थे और उस पार्टी को जिसने बीजेपी को वहां पे गुजरात में खड़ा किया, उनने बताया मुझे, बोले ये डील होते हैं अशोक जी। और मैंने इंडिया टीवी में जब गुजरात के विधानसभा की तीसरी बार जब मोदी जी मुख्यमंत्री बने, तब मैंने उसी टीवी पे ये बोला कि दिस इज द मैन इन कांग्रेस हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उसकी परिणति यही हुई कि रात को 1:30 बजे मेरे यहां कोई मिलने आया, नहीं भाई साहब आपको मिलना चाहते, 2 मिनट तो भी मिलना चाहते। बोला यार मेरे से क्या नाराजी, तूने मेरा नाम लिया, मेरे को कोर्ट में खींचो, मैं केशु भाई पटेल को खड़ा कर दूंगा। मैं कोई सुपारी जर्नलिज्म नहीं कर रहा हूं बदनाम करने के लिए, लेकिन आप जो ये पाप कर रहे हैं एक दिन पूरा देश भोगेगा, और आज हम भोग रहे हैं। आज संविधान पे बोलने की विषय था, लेकिन क्या बिहार के चुनाव के नतीजे आने के बाद आप कोई संविधान पे बात करना चाहेगा या सुनेगा? क्या बिहार का ग्राउंड क्या कहता था? लोग परिवर्तन चाहते थे, और जिस हिसाब से मैसिव मैंडेट मिला, 101 सीट में से 95 सीट यदि बीजेपी लेती है तो ये बीजेपी की सीटें नहीं है, माफ करना। और लगातार हम रिपोर्ट कर रहे थे, 6 तारीख को पहले फेज का वोटिंग हुआ, उस दिन से रोज रात को सीसीटीवी बंद, रोज रात को स्ट्रांग रूम खुलती गई, रोज रात को गाड़ियां आती गई, रोज रात को मशीनें बदलती रही, और हमारे नेता ट्वीट करते रहे। और कुछ जगह लोगों ने आंदोलन किया। रात को 3 बजे, मैं जब से देश आजाद हुआ और चुनाव चल रहे हैं, शायद आप में से किसी ने सुना होगा, या पुनिया जी हमसे सबसे सीनियर हैं यहाँ पे, यदि उन्होंने सुना होगा कि लाठीचार्ज मतदान केंद्र पे होता है वोटिंग के समय, या लाठीचार्ज होता है मतगणना के समय, लेकिन स्ट्रांग रूम के बाहर लाठीचार्ज मैंने पहली बार सुना। क्योंकि जब वो ट्रक अंदर गया और 5 घंटे से वो लोग दरवाजे पे झगड़ रहे थे अंदर घुसने के लिए, तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। 5 घंटे बाद डीएम आती है और बोलती है उस ट्रक में खाली बक्से थे। खाली बक्से किस लिए थे? स्ट्रांग रूम के खाली बक्से किस लिए? जब आपके यहां मतगणना 14 तारीख को है, तो 12 तारीख को, 11 तारीख को, 10 तारीख को, 9 तारीख को बक्से क्या कर रहे हैं? जब एक तरफा हो गया, चुनाव आयोग सुनने के लिए कुछ तैयार नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने तय कर लिया है कि वो बीजेपी का प्रकोष्ठ बन के काम कर रहा है, तो आपको ऐसे चुनाव आयोग से लड़ रहा है। आप अपने विपक्ष से नहीं लड़ रहे हैं, आप चुनाव आयोग से लड़ रहे हैं, आप न्यायपालिका से लड़ रहे हैं। इसी मुंबई में जो बीजेपी की प्रवक्ता थी साठे मैडम, यदि वो हाईकोर्ट की जज बनती है, तो मैडम आप बताइए आपका कौन सा केस गया? पहला ही जरांगे का केस उसके बेंच पे गया, और उसने कहा 3 बजे के पहले मैदान खाली करो। जब आप भाजपा के प्रवक्ता, पार्टी के प्रवक्ता जब बैठते थे, जब वहां बैठेंगे, जब हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के भगवान को पूछ के जब डिसीजन देने लगे, तो फिर संविधान कहां है? कहां है संविधान? यदि मैं गलत नहीं हूं तो 25 तारीख को जब अध्यक्ष होने के नाते जो उनका अंतिम स्पीच था बाबा साहेब आंबेडकर का, तब उन्होंने कहा था कि मेरी संविधान की सब लोग तारीफ कर रहे हैं। लेकिन मैं आज बताता हूं, संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता। संविधान होता है, वो किसके हाथ में जाता है, इससे पता पड़ता है संविधान बुरा होता है कि अच्छा होता है। और मुझे डर है, देखिए उस महामानव, उसको महामानव इसलिए मैं बोलता हूं, वो नॉन बायोलॉजिकल नहीं थे, वो बायोलॉजिकल थे। वो अपने माँ बाप की इज्जत करते थे। जो नॉन बायोलॉजिकल बन के आया वो अपने माँ बाप की इज्जत भी नहीं करता, क्योंकि वो माँ बाप को श्रेय भी नहीं देना चाहता कि वो उनकी औलाद है। तो तब उन्होंने ये कहा था कि ये भारत देश है जहां व्यक्ति पूजा बहुत होती है, और व्यक्ति पूजा के चलते यदि तुमने किसी प्रधानमंत्री को भगवान का रूप दे दिया तो फिर ये संविधान के कोई मायने नहीं होंगे। और 2014 के बाद हमने देखा कैसी साइकोफेंसी चल रही है, मंदिर बन रहे हैं, और बात यहां तक गई है कि साहब खुद अपने को भगवान मानने लगे हैं और कहते मैं अविनाशी हूं और मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं, सीधा ऊपर से आया हूं और इस देश का भला करने आया हूं। तो फिर संविधान कहां? तो हमारी लड़ाई सिर्फ संविधान बचाने की नहीं है, हमारी लड़ाई सबसे पहले इस तानाशाही, इस रावणमय सत्ताधीश को सत्ता से निकालना होगा। और निकालने के लिए जो लोकतंत्र का रास्ता है
वो तो कम से कम अब मुझे कामयाब होते हुए नहीं दिखाई देता। मैंने कल ही मेरे प्रोग्राम में अनाउंस कर दिया कि आसाम में आने वाले चुनाव में बीजेपी की सरकार मैसिव मैंडेट से बनेगी, उसके बाद बंगाल में बनेगी और उसके बाद तमिलनाडु में भी बीजेपी की सरकार होगी। आप कर लेना जो चाहिए आपको। क्या कर लोगे? आप कोर्ट जाओगे? ये वो सुप्रीम कोर्ट है जो महाराष्ट्र में गैर कानूनी सरकार 2.5 साल ये बता के कि ये सरकार गैर कानूनी है, 2.5 साल यदि वो सरकार चलती है तो ऐसे मेरे न्यायपालिका पे मुझे किस बात का गर्व होना चाहिए? संविधान के 3 स्तंभ है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। विधायिका में कैसे लोग आ रहे हैं। एक जमाने में पुनिया जी जब हम नए नए दिल्ली गए थे, मेरे को दिल्ली जाके करीब करीब 30-35 साल हो गए मेरे दिल्ली के पत्रकारिता में, तब हम जाते थे तो पार्लियामेंट में एक स्टूडेंट जैसे बैठते थे हम पत्रकार गैलरी में, क्योंकि नीचे भाषण जो होते थे, क्या भाषण में क्या साहित्य रचा जाता था, क्या शेर शायरियां होती थी, क्या कविताएं होती थी, क्या कटाक्ष होते थे। आज गाली गलौच होती है, कई चीजें रिकॉर्ड से निकाल दी जाती हैं। जब चोर उचक्कों को यदि आप सांसद में बिठाओगे, यदि आप व्यभिचारी हैं, यदि आप भ्रष्टाचारी हैं, यही यदि टिकट मिलने का उसका एक पैमाना हो जाता है, तो फिर पार्लियामेंट से भी अपेक्षा मत करिए कि विधायिका कुछ कर रहे हैं। मुझे राहत इंदौरी का वो शेर याद आता है, आप कईयों ने कई बार सुना होगा कि एक हादसा बन के बाजार में आ गया, जो कुछ नहीं हुआ वो अखबार में आ गया। चोर उचक्के बदमाशों की इज्जत करना सीखो, पता नहीं कौन किस सरकार में आ जाएगा। ये वस्तुस्थिति है और इससे कोई राजनीतिक दल, मुझे कांग्रेस से कोई प्रेम नहीं है। मैं संविधान का पुजारी हूं और मैं लोकतंत्र का चाहने वाला हूं। लेकिन यदि आपको भी अभी चुनाव है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, लेकिन फिर दूसरी बात भी मैं कहता हूं कि आप यदि भ्रष्टाचारी व्यभिचारी को छोड़ देंगे तो फिर आगे तो उन्हीं से लड़ना है। फिर मुझे वो चाइना टाउन के जगीरा का डायलॉग याद आता है। चाइना टाउन में एक जगीरा करके कैरेक्टर था और फौजी जब उससे लड़ते हैं और जब फौजी उसको घेर लेते हैं तो वो बड़े अपने अदा में कहता है, ए फौजी, मेरे से लड़ने की हिम्मत तो ले आएगा, कमीनापन कहां से लाएगा। तो आज के डेट में आपको राजनीति में उतरना है तो आपको कमीनापन होना बहुत जरूरी है। लेकिन वो कमीनापन व्यभिचार से नहीं होगा, भ्रष्टाचार से नहीं होगा। उनको मुंह तोड़ जवाब दे के भी, कमीनों के साथ लड़ने के लिए भी कमीना होना पड़ता है, लेकिन उसके लिए भ्रष्टाचार या व्यभिचार करने की जरूरत नहीं है। उसकी ताकत से ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत है। सबसे पहले ये बड़े नेताओं का काम है कि वो कार्यकर्ताओं की इज्जत करें। मैं कई राजनीतिक दलों के प्लेटफॉर्म पे जाता हूं, मैं चाहे शिवसेना हो चाहे एनसीपी हो, जब भी मुझे बुलाया जाता है तो मैं एक ही बात करता हूं, आप लोग यहां बैठते हैं, बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, आपके हार फूलों से स्वागत होता है, नारे लगते हैं, पोस्टर्स लगते हैं, लेकिन इसके पीछे तुम्हारे गांव में जो कार्यकर्ता है, जो पान की दुकान पे तुम्हारे लिए लड़ता है 4 लोगों से, जब 4 लोग कहते हैं कि तुम्हारी पार्टी ऐसी है तो पूरी ताकत से लड़ता है, वो है पार्टी और वो आपका बेस है। यदि आप कार्यकर्ताओं को निगलेक्ट करोगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता। फिर आपको सिर्फ एक काम बचा सकता है कि आप फिर भाजपा के स्लीपर सेल बन के आपके पार्टी में रहते जाइए। भाजपा सुनिश्चित करेगी कि कांग्रेस में आप पे कोई एक्शन नहीं होगी। आज एक खबर मैं करके आया हूं, आर.के. सिंह करके एक बड़े नेता थे बिहार में, सभी जानते हैं उसको, शायद महाराष्ट्र से भी ताल्लुकात था उनका, ब्यूरोक्रेट थे। उन्होंने सेंट्रल में होम सेक्रेटरी थे, अडवाणी जी को अरेस्ट करने वाले वो थे, लालू के बड़े प्रिय थे, लेकिन बीजेपी ने उनको मंत्री बनाया और इस चुनाव में उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ फ्रंट खोल दिया। उन्होंने बीजेपी के भी भ्रष्ट मंत्रियों की लिस्ट कर दी। उन्होंने सभी को कहा कि यदि ऐसे लोगों को बीजेपी टिकट देती है। बीजेपी ने कुछ नहीं किया। जैसे ही निर्णय आया, आज उसको 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया। वो तो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन बीजेपी को लग रहा था कि वो हमारे खिलाफ जाता है।
जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, उनके पार्टी में भ्रष्टाचार की लड़ाई की बात करने वाले को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। मुझे यह नहीं समझ में आता है कि शशि थरूर को कांग्रेस क्यों झेल रही है, क्यों झेल रही है। ऐसे पार्टी के ऊपर जो पैरासाइट्स बन के आते हैं, क्या है उसका कंट्रीब्यूशन, क्या है शशि थरूर। जितनी शशि थरूर की राजनीति नहीं है, उससे ज्यादा मेरी पत्रकारिता है दिल्ली में। यूनाइटेड नेशन में ब्यूरोक्रेट था, वहां पे भारत सरकार ने थोड़ी मदद करी, वापस आ गया, लैपटॉप गैंग में ज्वाइंट हो गया, लोकसभा लड़ा दिया, लोकसभा लड़के आ गया, अंग्रेजी अच्छा बोल लेता है, हो गया काम। और आज जो ये कह रहा था कि नरेंद्र मोदी, उसके शब्द है मेरे नहीं, ये उसके शब्द थे कि वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री शिव जी के पीड़ के बिच्छू है, ना हाथ से निकाल जाते हैं ना उसको चप्पल से मार सकते हैं। ये कहने वाला आदमी आज मोदी जी कसीदे पढ़ता है और पार्टी चुप है, कोई एक्शन नहीं लेती। इससे डिमोरलाइज हो जाता है कार्यकर्ता। जब कार्यकर्ता को गांव में पूछता है कि वो तुम्हारे थरूर तो बहुत गाली देते पार्टी को, वो उसके पास शब्द नहीं होते बोलने के। तो पार्टी को यह भी करना चाहिए कि जो पार्टी के खिलाफ स्टैंड लेता है, मर्सिलेसली आपको एक्शन लेनी होगी। स्वार्थ सभी के होते हैं, राजनीतिक स्वार्थ सभी में होता है, लेकिन पहले पार्टी देनी चाहिए। आज कांग्रेस के पास, मुझे ताज्जुब लगता है, पैसा नहीं है। एक बार सोनिया जी ने बहुत ही प्राइवेट कन्वर्सेशन में किसी को कह दिया था, किसी लेफ्टिस्ट पत्रकार को शायद, कांग्रेस इज अ पुअर पार्टी ऑफ द रिच लीडर्स। हमारे यहां नेता पार्टी के देखो तो करोड़पति अब्जोपति है, लेकिन पार्टी के पास पैसा क्यों नहीं होता। अशोक वानखड़े मुंबई में आएगा तो बुलाया जाता है कि आप बॉम्बे में हो तो एक लेक्चर देके जाओ, लेकिन अशोक वानखड़े को एयर टिकट देके बुलाने की अहिपत पार्टी की नहीं है। ये मैं बता दूं आपको फ्रैंकली। और ये मेरा ऐसा लगता है, मैं फिर कहता हूं कि मुझे इस आदमी पे दया आती है, राहुल गांधी पे। और यदि मैं आज आया हूं तो सिर्फ उसी को देख के आया हूं, नहीं तो मैं बहुत खड़ूस इंसान हूं, बोलने के पैसे लेता हूं किसी भी राजनीतिक दल पे। चैनल पे जाता हूं, बोलने के पैसे लेता हूं, और मैं बहुत कॉस्टली आदमी हूं। चैनल वाले मेरा पेमेंट देता है। मैं यूट्यूब पे भी किसी के यहां जाता हूं तो बोलता हूं मेरा बिजनेस है ये, मैं ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करता, भाषण देता हूं, पैसा देता हूं। सिर्फ मैंने लोकसभा के चुनाव के समय बिना पैसे की बात की, जब निर्भय बनो विचार मंच हमने स्थापन करके उस पर लगातार हमने जन जागरण का काम किया। लेकिन आज मैं आया हूं कि मुझे फिर इस आदमी की मेहनत की दया आती है। क्या बिहार में इसने मेहनत की, लेकिन बिहार में ये सब जो हुआ एक तरफा हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी हमने कहा था कि कांग्रेस सिंगल डिजिट पे आएगी। एक बड़े जनरल सेक्रेटरी है, इसने कहा कि तुम क्यों कह रहे हो। मैंने कहा कि मैं अभी एक कल स्टोरी करने जा रहा हूं, याद रखना उसको। कांग्रेस ने बिहार में 14 लोगों को ऐसे टिकट दिए जो टिकट भरने के बाद भी, जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पूरा प्लेटफॉर्म भरा हुआ था बीजेपी के नेताओं से, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे नड्डा हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे मोदी हो। 24 घंटे पहले जो एलजेपी के स्टेज पे बात करके भाषण दे रहा था, उसको कांग्रेस ने टिकट दे दिया। किसने कहने पे टिकट दे दिया? जवाबदेही तय कीजिएगा। आप अध्यक्ष है पार्टी की, आप बिल्कुल टिकट दीजिए, जो मांगता है उसको दीजिए, लेकिन जवाबदेही तय कीजिएगा। जिस दिन नतीजे आए तो पूछना इसका टिकट मांगा था। मुझे याद है 2024 के चुनाव के बाद, जब उसके पहले 2019 के चुनाव के बाद, जब राहुल गांधी अध्यक्ष थे और उनके अध्यक्षता में ये चुनाव हारा थे, कांग्रेस पार्टी 40-44 पे आ गई थी। राहुल गांधी पहले सीडब्ल्यूसी में गए थे, हाथ में एक हरे रंग की इतनी बड़ी फाइल थी। वो फाइल क्या थी? वो फाइल थी उन लोगों की रिकमेंडेशन की जिनने लोकसभा में लोग रिकमेंड करे थे और वो डिपॉजिट जब्त हो गया था। वो जवाबदेही पूछने के लिए गए सीडब्ल्यूसी में। उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष होने के नाते रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं और मैं इस्तीफा देता हूं। उन्हें अपेक्षा थी कि पूरी सीडब्ल्यूसी इस्तीफा दे देगी कि साहब आप अकेले नहीं, हमने भी गलतियां की है, हमने भी रिकमेंड दिए है। लेकिन एक कांग्रेस है, राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, बाकी सब एक दूसरे की तरफ देख रहे। अब इसकी जगह कौन आएगा? तुरंत गैंग चालू हो गई। मुकुल वासनिक का नाम उधर से आता था, किधर के किसका नाम आता था, किसका नाम आता था, G20 बन गया। मतलब हे भगवान। और इसीलिए राहुल गांधी कम से कम 3-4 साल बिल्कुल एक्टिव नहीं थे। उनको लगा तुमको संभालो जो संभालना है। ये पार्टी है। क्या नहीं दिया?
या मुरली देवरा के लड़के को क्या नहीं दिया? अरे जो गए उनको पूछता हूं मैं, तुमको मिला क्या नहीं? आज नहीं मिला तो ठीक है, लेकिन इतने सालों से जो मिल रहा है उसका क्या? ये कहीं ना कहीं जवाबदेही होनी चाहिए। जो नेता टिकट मांगते वो भी कृपया करके जवाबदेही दे दीजिए। यदि आपके 2 कारपोरेटर हार गए, टिकट आपने मांग लिया, तो फिर आपका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाए, ये सोच के करिए काम। तो देख लीजिए आपको सब जीताऊ उम्मीदवार मिलेंगे। मुझे आप ही के, मैं नाम लेके बोलता हूं, माफ करना मुझे, क्योंकि यहां पे आयोजकों ने तो मुझे नाम लेने के लिए बोला नहीं, और इसमें तो आपकी कोई गलती है ही नहीं। शायद जिन लोगों को मालूम है, थोड़ा मुंह फट हूं मैं। जब मुझे विधानसभा के चुनाव के नतीजे आ गए, उसके बाद मैं विधानसभा आया। तो जब मैं विधानसभा आया तो उद्धव जी को पता पड़ा, उन्होंने कहा कि आदमी आया, उद्धव जी बैठे सब, तो उन्होंने मुझे कहा कि बहुत ये मशीनों के सब गड़बड़ हो गई। मैंने बोला नहीं, गड़बड़ आप लोगों ने भी की। तो बोले कैसे? मैंने बोला गड़बड़ ऐसी हुई है कि महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, 100 सीटों का मेरे पास डाटा है, जहां मशीनों का खेल हुआ, जहां मतदाता सूची का खेल हुआ, 100 सीटें टोटल चुनाव आयोग ने दिलवाई। बाकी 188 सीटों का क्या? उसमें क्यों 45 पे निपट गए, 42 पे निपट गए? कसं असेल असं? मतलब बेची है टिकट? बोले नहीं, वो कांग्रेस और एनसीपी बेचती है। मतलब आपने बेची है गुरुजी, मैं आपकी बात करने आया हूं। बोले हमारे यहां नहीं बिकती। मैंने लिख लो, कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम लिख लो, ये उम्मीदवार लिख लो। कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम लिखा, उम्मीदवार का नाम बताया, बीजेपी के उस उम्मीदवार का नाम बताया जिसने कहा था 20 करोड़ रुपए देके मैंने टिकट खरीदे मेरे लिए। चुप हो गए। मैंने बोला वो राणा अमरावती, उसको किसने जीता है? बोले किसने? मैंने उसके खिलाफ शिवसेना ने कौन सा उम्मीदवार दिया, वो शिवसेना में कब था, जरा हिस्ट्री निकालिए उसको, उसने कितना पैसा दिया वो भी बताऊं क्या? चुप हो गए। ये बात मैंने शरद पवार जी के प्रोग्राम में कही, अभी नासिक में पिछले महीने, वो मेरा भाषण भी बहुत वायरल हुआ वहां पे। तब भी मैंने कहा था कि अरे चुनाव जीत के सरकार बनाओ और फिर पैसे खाओ यार, टिकट बेचने में क्यों पैसे खाते हो? तो पवार साहब ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो जयंत पवार की तरफ देख के बैठा, तो बाद में जयंत पवार मुझे कहते नाही तुम्हाला काहीतरी ते वानखडे तुम्हाला हे आहे, कोणीतरी मिसगाईड केलेलं आहे. म्हटलं नाव घ्या, कॉन्स्टिट्यूशनचं नाव घ्या, माणसाचं नाव घ्या, कोणाला दिले ते सांगू का? चुप, कोणीच बोलायला तयार नाही. हेच नाना पटोलेंना मी बोललो, ते मला म्हणाले की ते सगळं ते दिल्लीवाले करतात, काय समज दिल्लीवाल्याला त्रास आहे. मी त्यांना एक कॉन्स्टिट्यूशनचं नाव सांगितलं. म्हणलं नाना भाऊ, हा माणूस बीडीओ, करप्ट बीडीओ, तो रिटायर्ड झाला, आयुष्यभर त्यांनी पैसे लुटले, रिटायर्ड झाल्यावर एका महिन्यात त्याला तिकीट मिळालं. आता म्हटलं हे तर केसी वेणुगोपालला माहित नाही हा माणूस कोण आहे. हे म्हटलं इथनच झालं. नाही म्हणे ते ॲक्च्युअली काय झालं, म्हटलं ते सांगू नका नाना, पुढचं जर मी बोललो तर तुम्ही तर उभं राहणार नाही. कुठला नागपूरला फ्लॅट होता, त्या फ्लॅटमध्ये काय सोय होती, मी बोलायला लागलो तर म्हटलं कपडे उतरतील. कारण आपण बोलतो, कारण मला कधी तिकीट पाहिजे नाही कोणाकडनं, आणि मी कोणासाठी तिकीट रिकमेंडही करत नाही. कोणी दिल्लीत येतात मग ते टिकट के लिए मदद, मैं मतलब रेलवे का टिकट कंफर्म कर दूंगा, क्योंकि क्या होता है पार्टी का टिकट भी नहीं मिलता और रेलवे का टिकट कंफर्म नहीं होता तो बाथरूम के पास जाके जब बैठ के जाता आदमी तो बहुत तकलीफ होती है उसको. तो प्रॉब्लम वो है. ये सभी राजनीतिक दलों को हो, तो आपको ये देखना होगा कि अब समय आ गया है. मैं बता रहा हूं, यदि इस बार आप चूक गए, यदि इस बार कांग्रेस चूक गई, तो फिर कांग्रेस वाकई कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना जो ये कर रहे वो साकार होगी. आज मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया कल कि कांग्रेस पार्टी में डिवीजन होने वाली है. क्यों दिया? क्योंकि उनको मालूम है 80% कांग्रेस वाले बीजेपी से पैसे लेते हैं. वो जिस दिन बोलेंगे वो डिवाइड कर देंगे. तब मुझे किसी पत्रकार ने सवाल पूछा, किसी टीवी वाले ने, तो आपका इस पे क्या रिएक्शन है? मतलब कांग्रेस 2500 बार टूटी है, 2500 बार टूटी है. जो टूट के गए, तो मैंने बोला वही पूना वाला डायलॉग, उड़ा लेते कावड़े राय लेते मावड़े. तो मैंने बोला जो बचा है उसने कांग्रेस को जिंदा रखा है. कांग्रेस से पार्टी नहीं, एक फिलॉसफी है. अब कांग्रेस
फिर मैं वही, अब ये डायलॉग मुझे एक दिन अगली बार मिलूंगा तो मैं राहुल गांधी जी को भी सुनाऊंगा कि हिम्मत तो ला रहे हो आप, थोड़ा कमीनापन भी लाना पड़ेगा क्योंकि वो आप में दिखता नहीं। आप एकदम सीधे साधे भोले, किसी पे भी विश्वास रखते हो। कोई भी लेफ्टिस्ट आता है, टाइप करता है सर 3% 2%, आपको लगता है हो गया, वो टिकट बेच के निकल जाता है, टिकट हार जाता है। मुझे ये नहीं समझ में आती, एक हमारे हरियाणा में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है अंबाला कैंट, पिछले 3 चुनाव से वहां कांग्रेस के उम्मीदवार का डिपॉजिट जब्त होता है, और उस कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले 3 चुनाव से शैलजा जी टिकट के लिए अपना प्रेस्टीज बनाती है। पार्टी छोड़ने की बात आती है यदि मुझे वो टिकट नहीं मिला तो, और डिपॉजिट जब्त होता है। मैंने एक पे स्टोरी की जिसमें कांग्रेस ने मेरे पे एक केस किया है तेलंगाना में। मैंने कांग्रेस की बेइज्जती की इसलिए मेरे केस चल रहा है। तो उस पे मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि मतलब इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आपकी सिटिंग महिला थी, जो महिला 2 बार चुनाव जीती, आमदार 2 वेळा झाली ती, आणि प्रत्येक वेळा तिचं मार्जिन वाढलं, या वेळेला ती पुन्हा मार्जिन वाढून तिचं तिकीट काटलं आणि एका अननोन बाईला दिलं। तिला फक्त 8,000 मते मिळालीत। आणि मी जेव्हा ती स्टोरी केली तर जेव्हा सगळीकडे आग लागली, तर मग सुप्रिया सिनेट लिहितात कि कुछ हमारे मित्र भी गलतफहमी का शिकार होते हैं, इन अवर पार्टी वी हॅव अ सर्वे सिस्टम। पण सुप्रियाजी मला भेटली कारण मी त्यांच्या वडिलांना फार चांगलं ओळखत होतो। त्यांचे वडील म्हणजे देव माणूस होता काँग्रेसमधला, आणि त्यांचे काका माझे फार जवळचे मित्र आहे आनंदवर्धन। तर सुप्रिया भेटली तर बोला आय हॅड टू डू दॅट, यू नो। मैंने वो दैट इज ओके, बट हु इज द सर्वे एजेंसी यार? जो सर्वे एजेंसी आपको 8,000 वाले उम्मीदवार को जिताऊ बताते हैं, उसी को बिहार में आप कॉन्ट्रैक्ट देते हो, उसी को। अरे कहीं तो आदमी, एक बार आदमी किसी टेलर से कपड़े सिलवाता है, अच्छे नहीं सिलवाए तो दूसरा टेलर बदलता है। आदमी सब्जी, एक बार दूध फट गया तो आदमी दूध वाला बदलता है। ये सर्वे वाले क्यों नहीं बदलते हो तुम? क्या है इस सर्वे वाले में? ऐसे असंख्य चीजें हैं, असंख्य। यहां पे सपरा को टिकट दी होती आप ही के यहाँ पे सायन में, तो शायद कुछ रिजल्ट अच्छा आता, लेकिन जो हारता है आदमी उसको बोलते नहीं हैट्रिक मार, पहली बार हारा, दूसरी बार हारा, तीसरी बार भी तो हार और हैट्रिक ले। ये बदलना होगा। मैं किसी को नाम लेके क्रिटिसाइज नहीं करता, हर पार्टी में हर जगह पे है। ये हुड्डा जी मेरे सैनिक स्कूल के सीनियर है, मैं सैनिक स्कूल से आया हूं, हुड्डा जी मेरे सीनियर है, और जब मैंने कुछ कहा तो हुड्डा जी ने मुझे, मेरे सीनियर है तो मुझे अधिकार से बुलाया। जब मैं गया तो उन्होंने बिठाया, मैं उनके सामने बैठता भी नहीं क्योंकि हमारा प्रोटोकॉल है सैनिक स्कूल का। तो मैंने बोला सर, बोला बैठ। इतने में आशा जी आके बैठी। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? क्या हो गया तुझे? दिस इज व्हाट यू सेड अबाउट मी। मैंने बोला वो आदमी बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है, उसने अभी भी पार्टी नहीं छोड़ी और आप टिकट दे रहे हो उसको। अच्छा उस कॉन्स्टिट्यूंसी का बोल रहा है तू? अरे वहां पे क्या बोलूं, एक पेज फंस गया। मैंने डोंट डू दिस पेज। आपको, मुझे एक मुलायम सिंह जी की बात बहुत अखिलेश जी ने मुझे बताई, बहुत अच्छी लगी। अखिलेश जी जब खुद चुनाव लीड कर रहे थे और बंपर मेजोरिटी से जीते और 5 साल मुख्यमंत्री बने, तब एक सीट ऐसी थी कि जहां से रिपोर्ट आ रही थी कि यहां डिपॉजिट जब्त होगा। तो उनने अखिलेश अपने पिता को कहा कि हमको लगता है कि यह सीट बदलनी पड़ेगी, तो वो इग्नोर करते रहे। फिर इसने प्रेस होके कहा कि नहीं, ये सीट बिल्कुल अपने पास अच्छा उम्मीदवार है उसको देते ही, इसको इस बार मना करो। तो मुलायम सिंह ने उसको पूछा, सारी विधानसभा जीत जाओगे क्या? सभी? बोले नहीं, सभी तो नहीं जीतूंगा। बोले कुछ तो हारोगे? बोले हाँ। बोले उस हारने वाले में ये होगी। वो इसलिए कि जब तुम्हारे बाप ने ये पार्टी बनाई थी और मैं साइकिल पे लेके निकला था, तो मेरे पीछे कोई परिवार खड़ा नहीं था, वो परिवार खड़ा था। मेरी पार्टी बनने के बाद पहला जो समाजवादी पार्टी के लिए जिसने पैसा मुहैया करवाया, उस परिवार ने टिकट मांगा, तो मैं हारने के लिए दूंगा, लेकिन मेरा पार्टी का ही इसलिए दूंगा, सिर्फ जीतता ही इसलिए बाहर वालों को नहीं दूंगा। ये तुम। और उस दिन से बोले मैंने ये गांठ बांध दी कि जो हमारे पार्टी के है वो महत्वपूर्ण है। आज हम चुनाव हारेंगे। मैंने हुड्डा जी को वही बोला, मैंने सर
आपके कांग्रेसी बहुत है वहां पे, हाँ मैंने दे दो एक को टिकट, वो हारेगा, अगली बार वो मेहनत करेगा, इस चुनाव में जितना प्रचार करेगा उससे कांग्रेस का कुछ तो बढ़ेगा उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन बीजेपी वाले को दोगे तो क्या होगा, आपका कांग्रेसी भी घर से नहीं निकलेगा। सुशील कुमार शिंदे जी ने मुझे कहा था कि जो जनरल सेक्रेटरी थे यूपी के, यूपी चार्ज थे, तब मायावती के साथ पहली बार कोलैबोरेशन हुआ था पार्टी का गठबंधन, तब उन्होंने कहा कि मैं अकेला आदमी था सीडब्ल्यूसी में जो लगातार इंचार्ज होने के बाद यूपी के अपोज कर रहा था। लोगों को लग रहा था कि बताओ ये दलित होते हुए भी अपोज करता है। जब मुझे पूछा, उन्होंने तो अल्टीमेटली किया, जब एक दिन मुझे पूछा गया कि आप क्यों अपोज कर रहे थे, मैंने कहा कि जब भी पार्टी किसी के साथ मिल के चुनाव लड़ती है आप आधा राज्य वैसे ही खो देते हो। ऐसा ही होते होते आज यूपी में जो भी कांग्रेस को सत्ता में रखता था, आज यूपी में 2.5% वोट पे आप आ गए। झंडा लगाने के लिए आदमी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लगातार पार्टनरशिप करते गए। महाराष्ट्र में भी वही है, अब 1/3 पे आ गए हैं। पहले शरद पवार जी ने आधा ले लिया, अब उद्धव आ गए, अब राज भी आने को बोलते हैं। ऐसे कुछ आते गए तो मैं क्या सोच रहा हूं, जिले में क्या 2-2 एक-एक सीट मिलेगी, यहाँ कांग्रेस को क्या मिलेगी? इस प्रदेश का डीएनए कांग्रेस का है, ये महाराष्ट्र कांग्रेस का है। और मैं जिस विदर्भ से आता हूं, कांग्रेस सालों सत्ता में रही है विदर्भ के भरोसे। आज उस विदर्भ की दुर्गति है, यह दुर्भाग्य है कि अध्यक्ष भी विदर्भ था और लीडर ऑफ अपोजिशन भी विदर्भ था। इसके बाद यदि विदर्भ में कांग्रेस खड़ी नहीं होती तो उनको बगैर बोले इस्तीफे दे देनी चाहिए, बगैर सरकार के मांगे। लेकिन मैं आपको इतना ही कह सकता हूं, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हैं, संविधान पे बोलना था, लेकिन अब संविधान कैसा बचेगा इसके लिए भी मुझे अब 1 महीने का पुनिया जी शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, लोगों के साथ स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से चुनाव हाईजैक हो रहे हैं अब कुछ नहीं होगा। कल आपके बीएमसी के चुनाव में आपने कितनी भी मेहनत करने के बाद सारी मशीनें बदल दी गई और रातों रात पूरी बीएमसी बीजेपी की होगी तो क्या करेंगे? पहले थोड़ी सी निर्लज्जता थी कि भाई 100 सीटें पर लड़ रहे हैं तो 20 सीटों पे थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, बाकी सीटों पे लड़ लेंगे। यहां तो 101 में 95 सीट ले लिया, क्योंकि अब वो ढिठाई आ गई है। हाँ कर लूंगा, हाँ कर लिया, क्या कर लोगे? हाँ चल तेरे से जो करना सो कर, जा कोर्ट जा, चल देख लेंगे, हटा यहां से। इस मोड में चुनाव आयोग बैठा है। आपको उससे भी लड़ना है और उसको लड़ने के लिए पार्टी मजबूत करनी होगी और पार्टी के लिए कार्यकर्ता को बल देना होगा। ये अध्यक्ष होने के नाते आपका ये है। मुझे भी जाना है, आपका समय भी बहुत ले लिया। मुझे आयोजकों ने बुलाया, मैंने पहले ही बोला था कि मैं वर्जित स्वर हूं कांग्रेस के लिए, मैं अवांछित हूं, मैं अछूत हूं कई राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं बुलाओगे तो फिर सुनना पड़ेगा, और मैं वही सुनाता हूं जो मुझे दिखता है। मैं आम आदमी की पीड़ा सुनाने का प्रयास करता हूं, आपके अंतिम कार्यकर्ताओं के वेदनाओं को शब्द देने का प्रयास करता हूं। इससे यदि कोई दुखी हो गया, इससे यदि कोई नाराज हो गया, इससे यदि किसी को कुछ दुख कुछ भी है तो गालियां अशोक वानखड़े को ठोक में दे दीजिए। मेरे फोन नंबर नहीं है तो मेरे प्रोग्राम में जाके नीचे जो चाहे लिख दीजिए, सब स्वागतार्थ है। और मेरी बात आपको अच्छी लगी तो उसका सारा क्रेडिट अध्यक्ष को दीजिएगा, जिन्होंने मुझे एक पत्र भेज के बोला था कि आपका आना जरूरी है, और मैं आया, आपने मुझे सुना, और इस समय सुना कि बस सब बिल्कुल सोने के मूड में थे। मैंने देखा था एनर्जी लेवल डाउन था, मैंने बोला मैं तो नाइट वॉचमैन हूं। अब नाइट वॉचमैन को क्या करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ता है कि कब सूरज कम हो जाए और अंपायर बोलेगा नहीं 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 कल से, और उसी में मैं आया था। तो जितना भी मैंने चाहा, जो बोला आपको अच्छा लगा तो आप साथ लेके जाइए, बुरा लगा तो मैं यहाँ लेने के लिए वापस हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।